हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बड़े दिन के बाद कोई वीडियो लेके आ रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी कि मैंने बड़े दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। बट आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस का। और आपका ये जो नेक्स्ट नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जुलाई तक आ जाएगा, तो उसके मैं आपको कंप्लीट नोट्स करवा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस। आज हम इसमें 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद इनकी थ्योरी की ये पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2 अप्रोचेस इसकी पढ़ेंगे, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। फिर आज हम जो कवर करेंगे, अपनी सिर्फ 3 थ्योरीज कवर करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया अल्फ्रेड बी ने। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम किया है, ये आपको पता होना चाहिए। 1905 में इनका इंटेलिजेंस टेस्ट आया है और उसमें इन्होंने किस चीज़ की बात की है? मेंटल एज की बात की थी। ठीक है, मेंटल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज इनके टेस्ट में ही बात करी गई हुई है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। इंटेलिजेंस क्या है इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट कौन है, या इंटेलिजेंस किस चीज़ की एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को जज कर सको, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको और किसी भी चीज़ का रीज़न एक्यूरेट दे सको, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बी ने। उसके बाद है आपके बैचलर। इनके अकॉर्डिंग क्या है इंटेलिजेंस? क्या है? ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज और हर इन्वायरमेंट। और एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया है कि इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी किसने डिफाइन किया है? तो बैचलर ने किया है। ठीक है, फिर जो थर्ड डेफिनेशन है आपकी इंटेलिजेंस की, वो किसने दी है? आपके गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने। इनके अकॉर्डिंग क्या है? Gardner and Sternberg have suggested that an intelligent individual not only adopt to the environment but also actively modify or shape it. इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है? एक्टिवली उसको मॉडिफाई भी कर रहा है और उसको शेप भी कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको मल्टीपल चॉइस में या फिर मैच द फॉलोइंग में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आ गई 2 अप्रोचेस। तो जब भी आप इंटेलिजेंस की थ्योरी स्टार्ट करो, आपको पता होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं 2 अप्रोचेस में डिवाइड है और कौन सी थ्योरी कौन सी अप्रोच के अंडर आती है। सबसे पहले हम साइकोमेट्रिक अप्रोच पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है? साइकोमेट्रिक अप्रोच आपकी बोलती है कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है। ठीक है, कि जो भी इंडिविजुअल कोई चीज़ परफॉर्म करता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आपकी क्या बोलती है कि जो डिस्क्राइब द प्रोसेस पीपल यूज़ इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एक जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, या हम इसको ये भी बोलते हैं हाउ इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। वो किस में आता है? आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है। तो जो हम स्टार्टिंग की थ्योरीज पढ़ेंगे वो सारी किसके अंडर आ रही हैं? आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आ रही हैं। तो सबसे पहली जो आपकी थ्योरी आ गई साइकोमेट्रिक अप्रोच की, फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे जैसे जैसे थ्योरीज चलती हैं। तो सबसे पहले आ गई आपकी 1 फैक्टर थ्योरी। किसने दी है? अल्फ्रेड बीने ने दी है। मतलब कि जो अल्फ्रेड बीने की इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसको हम 1 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला है? इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन किसने डिफाइन किया है? तो वो किसने किया है? अल्फ्रेड बीने ने किया है। फिर इन्होंने क्या डिफ्रेंशिएट किया था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे उनको लेस इंटेलिजेंस से डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डिफ्रेंशिएट मोर इंटेलिजेंस पर्सन फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट पर्सन। थर्ड जो आपको इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चीज़ याद रखनी है वो क्या है? 1 सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम। इनके अकॉर्डिंग क्या है? सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास। एबिलिटीज़ यानी कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो भी वही एबिलिटी यूज़ होगी, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो भी वही एबिलिटी यूज़ होंगी। और इनकी थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नेट के अकॉर्डिंग जो आपको इसका पढ़ना है तो वो यही 4-5 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए।
वन फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। मेंटल ऑपरेशन की बात की है, लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल को मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट किया है, और सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं जो हर एक प्रॉब्लम के लिए या फिर सिंगल प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ गई आपकी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दी है? चार्ल्स पेयरमैन ने दी है। कौन से ईयर में दी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अगर नहीं बताओगे तो फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी। और ये कौन थे? पॉइनर थे फैक्टर एनालिसिस के। फैक्टर एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, बट मैं दोबारा से भी आपको ये प्रिंट फॉर्म में टाइप वाले नोट्स में करवा दूंगी एक बारी। इन्होंने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है, और इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो कितने दो पार्ट से बनी हुई है, दो कॉमन फैक्टर से बनी है। मतलब दो मेन फैक्टर हैं जिनसे इंटेलिजेंस बनी है। पहला क्या आ गया आपका जी फैक्टर, सेकंड फैक्टर आ गया आपका एस फैक्टर। जी फैक्टर आ गया कॉमन टू ऑल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में जो कॉमन फैक्टर हैं उसको हम जी फैक्टर बोलते हैं। तो एस फैक्टर क्या हुआ फिर? ये कुछ स्पेशल मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सिंगर्स में जो प्रेजेंट है यानी कि उनकी वॉइस आ गई, आर्किटेक्ट में जो प्रेजेंट है यानी कि उनकी स्पेटियल रीजनिंग आ गई, साइंटिस्ट में जो प्रेजेंट है उनका मतलब जो ये साइंटिफिक चीज़ें या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई उसमें। एथलीट्स आ गए, जो आपके किसी इंडिविजुअल में एक यूनिक कोई क्वालिटी है तो उसको हम एस फैक्टर में ले सकते हैं, ठीक है। एक बार अब ये इसमें इतना ही पढ़ना होता है, जी फैक्टर और एस फैक्टर हैं क्या, डिटेल में पढ़ने हैं तो आप अगर बड़ी बड़ी थ्योरी चाहिए तो बताना, वैसे वाले भी नोट्स दे दूंगी। अब जो मेन इसका नेट में कैसे क्वेश्चन आता है, तो ये एक बारी असर्शन रीजनिंग में आया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे फैक्टर एनालिसिस यूज़ हो रहा है इस थ्योरी को बनाने के लिए। अब उसमें क्या पूछा था, असर्शन में था आपका पॉजिटिव मैनीफोल्ड इन कोरिलेशन इंटर कोरिलेशन मैट्रिक ऑफ एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जब ये इन्होंने फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया तो क्या यूज़ किया था? कोरिलेशन, इंटर कोरिलेशन कैसा था जो एबिलिटीज़ के बीच में? पॉजिटिव मैनीफोल्ड थे। पॉजिटिव मैनीफोल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। कोरिलेशन आपका दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो इन्होंने यूज़ किया था उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव कोरिलेशन था एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मैनीफोल्ड इंटर कोरिलेशन मैट्रिक। और जो इंडिविजुअल एक टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो दूसरे में भी अच्छा करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव मैनीफोल्ड है ये। गुड ऑन वन टेस्ट एंड टू बी बेटर ऑन अदर टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको किसके बारे में याद रखनी है? चार्ल्स पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब आ गई हमारी थर्ड थ्योरी, और चलो हम कर ही लेते हैं इसको इतना ना। अब आ गया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी? आपके लुइस थर्स्टोन ने दी है। और ये किसका मतलब किसकी थ्योरी के बाद आई है, कौन सी थ्योरी को ये फॉलो कर रही है या किसको ये फॉलो कर रही है? तो ये चार्ल्स पेयरमैन की थ्योरी को फॉलो करके लुइस थर्स्टोन ने अपनी थ्योरी बनाई है। इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया। इनके अकॉर्डिंग क्या है? इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। जो इंटेलिजेंस है वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ से बनी है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, और ये सारी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो उधर जो थ्योरीज दी, उधर जो इन्होंने इंटेलिजेंस 7 दी है उनका ये सीक्वेंस नहीं रहेगा, बट जो इनका ओरिजिनल सीक्वेंस है वो ये है। तो ये सीक्वेंस एक बारी आपको नेट के पेपर में पूछ चुके हैं वो, कि ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ को सीक्वेंस में लगाओ। सबसे पहले वर्बल कंप्रीहेंशन आएगा, फिर वर्ड फ्लुएंसी आएगा, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, फिर मेमोरी आएगा, फिर परसेप्चुअल स्पीड, फिर इंडक्टिव रीजनिंग और स्पेटियल रिलेशन। तो ये 7 की 7 ऐसे पता भी होनी चाहिए और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अब अगर इनको डिटेल में डिफाइन करना है तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में डिफाइन कर दूंगी। फिर इन्होंने क्या किया था, ये अब आपके नेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आया है मैं वैसे ही थ्योरीज करवा रही हूँ, मतलब आगे पीछे का नहीं करवा रही, मैं सिर्फ वही चीज़ें करवाती हूँ, ठीक है। फिर आ गया रिस्ट्रिक्ट हिट्रोजेनिटी इन सैम्पल। इन्होंने हिट्रोजेनिटी को रिस्ट्रिक्ट किया था अपने सैम्पल में, जो इन्होंने थ्योरी के लिए यूज़ किया। फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया। फैक्टर एनालिसिस की भी कौन सी प्रॉपर टेक्निक यूज़ की? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद एक बारी असर्शन रीजनिंग ये पूछी आपको, मोर देन 2 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू ऑर्थोगोनल, यानी कि इन्होंने अब जो आपकी फैक्टर एनालिसिस है उसमें हम 2 टाइप की रोटेशन पढ़ते हैं, एक आपकी ऑर्थोगोनल, एक पढ़ते हैं ओब्लिक। ऑर्थोगोनल में आपका क्या होता है? 90 डिग्री पे होती है और जो फैक्टर है वो अनकोरिलेटेड है। ओब्लिक में क्या है? 90 पे भी होती है और बिना मतलब उसके अलावा भी होती है, बिना 90 के भी होती है, बाकी एंगल्स पे भी होती है। और उसमें जो क्या है,
फैक्टर होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। बट जब इन्होंने ये टेक्निक यूज़ की फैक्टर एनालिसिस, तो इन्होंने क्या बोला कि ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ की, यानी कि ये 90 डिग्री पे होती है और क्या होता है इसमें फैक्टर अनकोरिलेटेड होते हैं। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके नेट के पेपर के हिसाब से या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आपका हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? आपका ऑथर जैनसन ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मॉडल को, लेवल 1 एंड लेवल 2। जो लेवल 1 है वो किस चीज़ की बात कर रहा है? एसोसिएटिव लर्निंग की। और जो लेवल 2 है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। तो एसोसिएटिव लर्निंग में क्या हो जाएगा आपका? एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है कि दो चीज़ की एसोसिएशन, ठीक है। बट इन्होंने एसोसिएशन किस चीज़ की बात की है? आउटपुट और इनपुट की। जितना जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो आपका आउटपुट है वो इनपुट के सिमिलर है। जैसे कि रोट लर्निंग एंड मेमोरी, जितनी जिस टाइप की आप लर्निंग परफॉर्म करोगे वैसी आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप कुछ चीज़ लिख के लर्न कर रहे हो तो आपको उस टाइप का वो रिट्राइव होगा। बट अगर आप सिर्फ चीज़ों को देख रहे हो तो उस टाइप का आपका वो रहेगा कि जैसा इनपुट दे रहे हो वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी की बात है। फिर आ गया लेवल 2, तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी यानी कि आपकी हायर ऑर्डर स्किल्स की बात हो रही है, टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपको इफेक्टिव आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना है? हायर ऑर्डर स्किल्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा? इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा। तो ये था आपका लेवल 1 और लेवल 2। अब बात इस चीज़ की नहीं है इस थ्योरी में, मेन जो मतलब पेपर में आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका मेन फोकस किस पे हो रहा है? ऑथर जॉनसन पे, ठीक है। इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐड होती जा रही हैं स्टेटमेंट्स। पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात किसने की है? ऑथर जॉनसन ने। इनका पीएचडी का कंसेप्ट किस पे था? रिग्रेशन पे था। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पे इन्होंने बात की है। ब्लैक वाइट आईक्यू गैप के बारे में इन्होंने बात की है, यानी कि रेशियल डिफरेंस जो कि इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ की बात क्या हो गई? ब्लैक वाइट के आईक्यू की, ठीक है। फिर जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी इज एन एसेंशियल एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो हमारे इनहेरिटेड ट्रेट में आती है। किसके अकॉर्डिंग? ऑथर जॉनसन के अकॉर्डिंग। गिव रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट, जो इन्होंने ये अपना रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट दिया था, जो इन्होंने पीएचडी का कंसेप्ट किया अपना, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? रेशियल डिफरेंस इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहा है। और 80 to 90% ऑफ वेरिएंस जो इंटेलिजेंस में आता है उसको कौन एक्सप्लेन करता है? हमारा जेनेटिक फैक्टर एक्सप्लेन करता है। तो ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके नेट के हिसाब से, जो हम इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ते हैं उनमें, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें भी करवाई हैं ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो। और बाकी चीज़ें जो भी होंगी मैं साथ साथ में बताते जाऊँगी। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, ऑथर जॉनसन के बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, हाँ, जेपी गिलफोर्ड का। और फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ट्रायरिक थ्योरी है, पास मॉडल है। इसके साथ ही इंटेलिजेंस की थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बोल सकते हो, और नोट्स भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक यू।